पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश, वो जगह जहां सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। और ख़ास मुलाकात में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पूरे देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू से। पेमा जी, दूरदर्शन पे आपका स्वागत है। और पेमा का मतलब होता है कमल। आपने कमल का हाथ थाम लिया है, 3 साल हो गए हैं। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूंगा हमारा सुंदर प्रदेश अरुणाचल में। और आपने जैसे कहा मेरा नाम जो पेमा पेमा मतलब हमारा जो भाषा में उसको लोटस कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे अभी बीजेपी सरकार का गठन होके करीबन 2.5 साल हुआ है। और इस 2.5 साल में केंद्रीय सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स में हमें सपोर्ट मिला है। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी का आशीर्वाद से आज बहुत ही अच्छा अच्छा काम हो रहा है बाकी के स्टेट्स में भी। तो अरुणाचल में भी पिछले 2 सालों में काफ़ी बड़ा बड़ा काम हुआ है। पेमा जी, जब आपने पीएम आए थे तो आपने अपने भाषण में कहा था कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि अब तक अरुणाचल को इग्नोर किया गया मोदी सरकार के आने से पहले तक। उसका रीज़न क्या है? देखिए कि इसमें मोदी सरकार से पहले जितनी भी जो सरकार थे वहाँ दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो वहाँ में अगर कुछ ऑफिशियल आंकड़ा का मैं अगर जिक्र करूँ, केंद्रीय मिनिस्टर्स का नॉर्थ ईस्ट विज़िट होना या अरुणाचल प्रदेश में विज़िट होना, हमारा राज्य को एक इंडिपेंडेंट राज्य मिला था 1987। तो 1987 से 2013 यानी करीबन 26-27 साल। तो उसमें से जो केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर्स जो विज़िट हुआ है अरुणाचल में, 50 से भी कम लोग आए हैं 26 सालों में। और 2014 जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बना, तो 2014 से लेके 2018 4 साल में मोर देन 130 टाइम्स यूनियन मिनिस्टर का विज़िट हुआ है। वो लोग यहाँ अपना स्टेट में आया है, तो इसके बाद अपना कंसर्न डिपार्टमेंट्स का मीटिंग लेके जो प्रॉब्लम्स है उसको मीटिंग करके वहीं पे सोल्व करके तो मिनिस्टर्स लोग दिल्ली जाते हैं। ये बात रही 55 साल बनाम 55 महीने। और अब हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी की। अरुणाचल प्रदेश वो इलाका है जो बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ भूटान है। एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा इशू है। अब आपके पास जो एक होलोंगी में प्राइम मिनिस्टर ने उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है, और उसके तेजू में आपके पास एयरपोर्ट है। अब ये सब फैसिलिटी आने के बाद किस तरह से अरुणाचल उड़ान भरेगा? अरुणाचल प्रदेश पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट है और काफ़ी चैलेंजिंग स्टेट भी है। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है हमारा तिब्बत चाइना के साथ में, भूटान के साथ में है। और ईस्टर्न साइड में अपना म्यांमार के साथ में भी हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं। तो जब मैं प्रधानमंत्री जी को पहली बार जब मिला मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया है कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है कम्युनिकेशन सेक्टर। चाहे आप रोड का बोलिए, रेल का बोलिए, एयरवेज का बोलिए, या चाहे आप डिजिटल कनेक्टिविटी का बोलिए। तो अभी पिछले 2 सालों में भारत सरकार का माध्यम से इतना सपोर्ट मिला है इन चारों सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए। हमारा बहुत पुराना प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो रोड का चल रहा है, ट्रांस अरुणाचल हाईवे, जो पूरा ईस्ट से लेके वेस्ट में करीबन 1600 किलोमीटर का ये हाईवे प्रोजेक्ट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुल मिला के अभी अराउंड 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है रोड सेक्टर में। इसके अलावा जो अभी रेल क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी 2015 में हमारा राज्य में जब आया, तो उन्होंने अपना राज्य को रेल से भी जोड़ दिया है। तो इसके बाद फिर अपना जो अभी रिसेंटली जो इवेंट हुआ है ईटानगर में, होलोंगी एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन भी लेइंग हो गया है। और हमारा तेजू एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन हो गया है। पासीघाट में हमारा एक एयरपोर्ट और भी है, उसका भी वहाँ पे भी फ्लाइट हम लोग ने पिछले साल से ही चलाना शुरू कर दिया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि एक बार ये कनेक्टिविटी सेक्टर जब डेवलप हो जाएंगे, तो हमारा स्टेट बहुत ही ऊंचाई में हम लोग लेके जा पाएंगे डेवलपमेंटल का स्तर को लेके। क्योंकि ये राज्य अरुणाचल बहुत ही एक पोटेंशियल एरिया है। पोटेंशियल भी है, खूबसूरत भी है। आपके पास टूरिज़्म का पोर्टफोलियो भी रहा है, तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते भी हैं। कनेक्टिविटी का इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। तो टूरिज़्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसको किस तरह से आप डेवलप करेंगे? हमारा अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है और काफ़ी स्प्रेडेड है स्टेट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये इस राज्य का ये है कि अपने यहाँ पे 26 मेजर ट्राइब्स है और मोर देन 100 सब ट्राइब्स है यहाँ पे। और हर एक ट्राइब का अपना खूबसूरती अलग है, कल्चर बिल्कुल अलग है। तो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं काफ़ी इंटरेस्टेड होता है कि अरुणाचल का अलग अलग कल्चर्स को देखते हुए।
तो हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर में अभी पिछले साल 2018 में भी बहुत सारा अवार्ड्स हम लोगों को मिला है। इस साल 2019 का जस्ट शुरुआत में ही जनवरी में भी एक अवार्ड मिला है टूरिज़्म को कि बेस्ट मोस्ट अपकमिंग डेस्टिनेशन इन नॉर्थ ईस्ट बोल के। तो हमारा देखिए कि अभी तवांग साइड में हमारा ब्यूटी अलग है यहाँ का। इसके बाद फिर आप ज़ीरो जाएंगे, वहाँ का सुंदरता अलग आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे, पासीघाट या नामसाई साइड जाएंगे, वहाँ का सुंदरता अलग है। और आप अंजाव डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, किबितु एरिया है वहाँ का सुंदरता बिल्कुल अलग है। अनिनी एक डिस्ट्रिक्ट है, मेचुका, वहाँ पे जाइए, पूरा सुंदरता अलग है। तो बाय एंड लार्ज अभी कम्युनिकेशन सेक्टर जैसे मैंने जिक्र किया कि इसको एक बार डेवलपमेंट हो जाने के बाद में तो ये सारा जो अभी जो टूरिस्ट प्लेस जो हमने जो मेंशन किया है वो काफ़ी डेवलप होगा और लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आपने कम्युनिकेशन की बात करी, आपने कहा कि 26 ट्राइब्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो खूबसूरती मुझे और हर उस इंसान को जो पहली बार अरुणाचल आता है उसको देखने को मिलती है वो है हिंदी ज़बान। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे ट्राइब्स आपस में हिंदी में बातचीत करते हैं और हिंदी एक बाइंडिंग फैक्टर है पूरे स्टेट का। उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए अपना पूरे नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक अरुणाचल ही है जहाँ के अपना गांव वाला लोग भी हिंदी मतलब बोल लेते हैं। थोड़ा ग्रामर थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकता है मगर लेकिन बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं। और अरुणाचल का दूसरा जो खासी ये एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बाहर से जो गेस्ट लोग आते हैं अपना गांव में घूमने के लिए आते हैं, तो हमारा जो गाँव बुरा होते हैं, हेडमैन होता है गांव के, तो वो लोग पूरे जय हिंद बोल के लोगों को रिसीव करते हैं। तो काफ़ी पेट्रोटिक एक स्टेट भी है हमारा यहाँ। तो जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में अगर आप असम को देखें तो वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज होता है असमीज़, नागालैंड में देखिए तो नागामीज़ होता है, मिज़ोरम में देखें तो मिज़ो हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा अरुणाचल में अरुणाचली बोल के ऐसे कॉमन भाषा नहीं है। तो जैसे 26 मेजर ट्राइब्स है यहाँ पे और हर एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। भाषा भी पूरा अलग, खाना पीना भी पूरा अलग, घर का डिज़ाइन अलग, कपड़ा का डिज़ाइन पूरा अलग। तो कॉमन जो आपस में जो हम लोग बात करते हैं तो हिंदी ही एक माध्यम है जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हिंदी जाहिर सी बात है एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, एक दूसरे को बांधती भी है। हम टूरिज़्म की बात कर रहे थे, कुदरती खूबसूरती पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल में भी है, लेकिन एक अलग तरह की खूबसूरती है और वो यहाँ पर है बौद्ध धर्म। बुद्धिस्ट कल्चर को किस तरह से आप टूरिज़्म सेक्टर से जोड़ेंगे, क्योंकि बुद्धिस्ट सर्किट पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कनेक्ट करता है? अरुणाचल प्रदेश में बुद्धिज़्म में हम लोगों का यहाँ पे दोनों बुद्धिज़्म आपको देखने को मिलेगा, हिनायाना बुद्धिज़्म और महायाना बुद्धिज़्म। और महायाना बुद्धिज़्म जो है हमारा तवांग सेक्टर में लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, और हिनायाना बुद्धिज़्म जो है हमारा ईस्टर्न साइड अरुणाचल में आपको देखने को मिलेगा। अभी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स का हम लोगों को यहाँ पे योगदान मिल रहा है स्वदेश दर्शन के अंतर्गत। और अपना बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज को यहाँ पे जो सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हम लोगों को अभी भारत सरकार अभी देने वाला है। तो आने वाला दिनों में वैसे तवांग सेक्टर जो टूरिज़्म सेक्टर है काफ़ी पॉपुलर सेक्टर है। अरुणाचल में सभी लोग सबसे पहले तो तवांग ही जाना चाहते हैं वो लोग। तो यहाँ पे आपने देखा कि मोनास्ट्री हम लोगों का काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल एक मोनास्ट्री भी यहाँ पे है। तवांग का पहचान ही हम लोगों का मोनास्ट्री ही है। तवांग की पहचान मोनेस्ट्री भी और तवांग की पहचान पेमा खांडू भी हैं, क्योंकि तवांग से वो बिलोंग करते हैं। और जिस मोनेस्ट्री की ये बात कर रहे हैं वो एशिया में सेकंड लार्जेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर कितना फोकस रहेगा आपका? तवांग मोनास्ट्री का जो पहले में जो डेमोक्रेसी में सिस्टम में आने से पहले तो हमारा यहाँ पे जितने भी जो लोगों के साथ में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, तो मोनास्ट्री काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा रोल प्ले करता था। तो अभी बाद में डेमोक्रेसी आने के बाद में अभी सरकार भी मोनास्ट्री को मदद करते हैं, राज्य सरकार भी मदद करते हैं। वहाँ पे कॉर्पस फंड के रूप में हम लोग ने फंड्स भी दिया हुआ है मोनास्ट्री को चलाने के लिए। और मोनास्ट्री जो है देखिए हमारा यहाँ के बौद्ध धर्म जो लोग मानते हैं तो काफ़ी पीसफुल धर्म है बुद्धिस्ट। तो और वहाँ में मोनास्ट्री में जो लामा लोग, भिक्षुगण लोग जो लोग बैठे हुए हैं तो वो लोग पूजा पाठ करने के लिए गांव में भी जाते हैं और लोगों को रिलीजन के बारे में प्रीचिंग करते हैं। तो इसीलिए तवांग जो है बहुत ही एक शांति जगह है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ही पीसफुल जगह है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं कुछ दिनों से अरुणाचल में हूँ और तवांग में काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है। अहिंसा परमो धर्म, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा ने हम सबको सिखाया। अब हम बात करते हैं टूरिज्म से निकल के, हम बात करेंगे
बाकी चीज़ों की, जैसे हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है। प्राइम मिनिस्टर ने हाइडल प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश को दिया, और अरुणाचल का जो हाइडल प्रोजेक्ट है उससे ना सिर्फ अरुणाचल को बल्कि बाकी स्टेट्स को भी फ़ायदा होने वाला है। तो वो आपको कितना प्राउड फीलिंग कराता है कि अरुणाचल की जो बिजली है वो नॉर्थ ईस्ट को रोशन करने वाली है? हाँ बिल्कुल जी, अरुणाचल में दूसरा जो पोटेंशियल एरिया है वो हाइड्रो पावर सेक्टर में बहुत ही बड़ा पोटेंशियल एरिया है। इनफैक्ट शायद कंट्री में नंबर 1 स्टेट होगा इस तरह का क्षमता रखने वाला स्टेट। तो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब रिसेंटली आके जो 110 मेगावाट हमारा पारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया है, और कुछ ही महीना बाद 3-4 महीना बाद दूसरा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी रेडी होने वाला है। उसका कैपेसिटी है 600 मेगावाट, कमिंग साइट में है, वो 600 मेगावाट का है। तो वो भी 3-4 महीना के बाद में रेडी हो जाएंगे। पेमा जी, हाइडल के अलावा सोलर एनर्जी का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं खुद गया और काफ़ी दूर तक जंगल के अंदर 2 किलोमीटर मैंने ट्रैक किया, 2 किलोमीटर, और देखा कि कैसे घरों को रोशन किया जा रहा है, क्योंकि अरुणाचल के अंदर लोग गाँव के अंदर अलग अलग स्कैटर्ड वे में रहते हैं। तो वो आपके लिए कितना बड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी देता है आपके स्टेट को? जैसे अरुणाचल में हमारे पॉपुलेशन बहुत कम है, कि केवल 14 लाख का ही पॉपुलेशन है। मगर हमारा यहाँ पे चैलेंजिंग बात यह है गवर्नमेंट के लिए कि सारे गांव इतने दूर दूर जगह में जाके बसे हुए हैं। अभी वहाँ पे सड़क लेके जाना, गाड़ी, इसके बाद बिजली लेके जाना, पानी लेके प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग बात है। मगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो सौभाग्य जो स्कीम शुरुआत किया है, तो उसका माध्यम से हमारे जितने भी जो घर है पूरे दूर दराज गांव में जितने भी हैं, उसको ऑफ ग्रिड का माध्यम से ऑलरेडी हम लोग ने 100% इलेक्ट्रीफाइड कर चुका है। जो सेंटर्स थे लोकल लेवल पर, हेल्थ सेंटर्स हुआ करते थे, अब उनको वेलनेस सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है। तो वो कितना बड़ा चेंज लाने वाला है आपके स्टेट के अंदर? अभी रिसेंटली जो उद्घाटन हुआ है 50 वेलनेस सेंटर्स का अभी हम लोग ने उद्घाटन किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से। तो अभी ये वेलनेस सेंटर में जितने भी हमारा जो स्टाफ है उन लोगों को अच्छे से ट्रेन किया जाएंगे, और लोगों को हेल्थ के बारे में उसको और भी जागरूकता हम लोग लेके आने वाला है हेल्थ सेक्टर में। इसके अलावा फिर जो अपना राज्य सरकार ने जो काम किया है, हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का बहुत ही बड़ा शॉर्टेज था, और जो नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं उसका भी शॉर्टेज था। तो कुल मिला के अभी हमने 208 स्पेशलिस्ट पोस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया, और 108 जो नॉर्मल जो डॉक्टर्स है उसका भी जो मैन पावर का शॉर्टेज है वो भी हम लोग ने क्लियर कर दिया है। और राज्य में पिछले 2 सालों में हमने पहला मेडिकल कॉलेज उसको भी हमने शुरुआत कर दिया है। इनिशियली 50 क्लासेस से हम लोग लास्ट ईयर से शुरू कर दिया है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा और भी बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और नंबर ऑफ़ सीट्स भी हम लोग बढ़ते लेके जाएंगे। कनेक्टिविटी, एनर्जी, वेलनेस और अब एजुकेशन। अरुणाचल ऐसी जगह है कि काफ़ी, आपने बताया, डिफ़िकल्ट टेरेन है। तो एजुकेशन के मामले में कितना बड़ा चैलेंज है कि आप एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट से कॉम्पीट करें। आप बात करते हैं दूसरे स्टेट्स की, तो उनसे अगर आपका कंपटीशन होगा तो वहाँ पर आप अपने आप को किस जगह पाते हैं? मैं क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास करता हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का जब मैं मीटिंग लिया, तो इनफैक्ट जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में जो इम्प्लीमेंट किया है, नो डिटेंशन पॉलिसी, तो हमारे यहाँ तो 100% ट्राइबल स्टेट है, तो नो डिटेंशन पॉलिसी के माध्यम से हमारा क्वालिटी एजुकेशन में बहुत इफेक्ट हुआ है। तो मैंने पिछले साल वहाँ यूनियन मिनिस्टर एचआरडी का वहाँ पे भी हमने इस पॉइंट को रेज़ किया है, और पिछले साल में हम लोग ने फैसला किया कैबिनेट में कि हमारा फिर वापस बोर्ड एग्ज़ाम्स का अपना राज्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। एक वक्त था कि क्लास 5 और क्लास 8 हमेशा यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम हुआ करता था। नो डिटेंशन पॉलिसी जब से आ गया तब से वो बोर्ड एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। तो वापस पिछले साल से हमने फिर क्लास 5 और 8 में ये नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया है, बोर्ड एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिया है, और क्लास 10 को भी फिर वापस बोर्ड में ही डाल के जो फेल सिस्टम को फिर दोबारा मैंने स्टेट में फिर लागू किया है। तो इससे थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिटी में भी अभी आगे बढ़ रहा है। और जो सब्जेक्ट टीचर्स का जो शॉर्टफॉल था, करीबन टीचिंग सब्जेक्ट टीचर्स एंड अदर स्टाफ्स को मिला के करीबन 1300 पोस्ट को मैंने लास्ट ईयर ही उसको मैंने गवर्नमेंट की ओर से मंजूरी दे दिया है। इसका रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है। तो एक बार ये सब्जेक्ट टीचर्स का रिक्रूटमेंट होने के बाद खास करके हमारा स्कूल क्षेत्र जो सेकेंडरी स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मैन पावर का शॉर्टेज जो वो मीटअप होने के बाद तो फिर अच्छा होंगे। और राज्य का, जैसे मैंने पहले आपको जो जिक्र किया कि ये बहुत ही एक पेट्रोटिक स्टेट है,
तो लास्ट ईयर मैंने ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को रिक्वेस्ट किया था कि अपना स्टेट में सैनिक स्कूल होना चाहिए, और जोग्राफिकल जो परिस्थिति है उसको देखते हुए हमारे यहाँ पे 3 सैनिक स्कूल होना ज़रूरी है। तो मिनिस्टर मैडम ने इसका पूरा प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है, और राज्य का पहला सैनिक स्कूल जो हमारा सेंट्रल जोन में हमने पिछले साल से ही शुरू कर दिया है। अब इस वर्ष हम ईस्टर्न साइड अरुणाचल और वेस्टर्न साइड अरुणाचल में 2 सैनिक स्कूल अभी स्टार्ट करने वाला है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एंटरप्रेन्योर के लिए एक हब के निर्माण का आज लुधियाना की धरती पर पूरे देश के लिए इस योजना का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। नेशनल SC/ST हब MSME मंत्रालय भारत सरकार की योजना। ये हब SC/ST उद्यमियों के लिए कार्य कर रहा है। सरकारी खरीद में शामिल होने का रास्ता आसान हुआ है। प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हब के अंतर्गत कुछ नए कदम भी उठाए गए हैं। बैंक से लोन लेने की प्रोसेसिंग फीस, सरकारी टेंडर की बैंक गारंटी, मान्यता प्राप्त लैब में जांच के शुल्क की रीएम्बर्समेंट शामिल है। मैनेजमेंट कोर्स की फीस की वापसी का भी प्रावधान है। और अधिक जानकारी के लिए SC/ST हब के नजदीकी शाखा कार्यालय से संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-111955 या scstHub.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ये है सद्भाव मंडप, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय का शिक्षा, कौशल विकास, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र, भारत की सांस्कृतिक सामाजिक विरासत को मजबूत करने का मिशन। मदद हमारी, मंजिल आपकी, सबका साथ, सबका विकास। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो दिवस 10 मार्च 2019। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। बंधन की ताकत से गौरव की पहचान है हम, शुद्धता के वादे से हर कदम साथ है हम। RINL वाइज़ाक स्टील। नमस्कार बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा, मिल गया मैं डोनेशन। ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ। यहाँ बंद हुआ नल, वहाँ बदला देखो कल। करके कारपूल, हवा में घुली मुस्कान। प्लास्टिक छोड़ झोला लिया, बचाई जीवों की जान। कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम, कुछ हरे भरे। समझ गए? हाँ, समझ गया सर। अंदर नल ऑन है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, और क्वालिटी एजुकेशन पे आपका काफ़ी ध्यान है। आपने बात की सैनिक स्कूल्स की, एक पेट्रियाटिज्म बहुत ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बड़ा अच्छा लगता है कि आप कोई यहाँ पर मिलता है तो अभिवादन जय हिंद से करता है। तो ये जय हिंद अरुणाचल के कल्चर में कैसे आया? अरुणाचल
जैसे हमारे यहाँ पे अपना इंडियन आर्मी का बहुत ही लार्ज नंबर में यहाँ पे प्रेजेंस है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है उसका भी प्रेजेंस यहाँ पे है, और अपना जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं समझता हूँ क्योंकि अरुणाचल ऐसे होल पूरा मैक्सिमम पूरा तो बॉर्डर एरिया ही है। अराउंड करीबन 1200 किलोमीटर्स हम लोग तिब्बत चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, और 550 किलोमीटर्स हम लोग म्यांमार के साथ में, और अराउंड 150 किलोमीटर्स भूटान के साइड में। तो जितनी भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहाँ में तो अपना फौजी अपना सैनिक लोग तैनात होता है। तो जनरली जो जय हिंद का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से ही हम लोगों को, मुझे जो लगता है कि उन लोगों से ही हम लोगों को ये मिला है अपना फौजी भाई लोगों के माध्यम से। हमने बात करी स्टेट की फिटनेस की, और अब हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की खुद की फिटनेस की। चीफ मिनिस्टर एक एविड फुटबॉलर भी हैं और उनको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। इनके अपने फेवरेट क्लब्स भी हैं। बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हीरो आप कमाल कर दिए, घर घर में सबने शौचालय बना लिए। अरे भाई साहब, असली हीरो तो कोई और है। ये लो बच्चों, ये असली हीरो को जाकर के हार पहनाओ। अरे असली हीरो, अपना हार तो पहन लो। हीरो चाचा हीरो का फर्ज ही तो निभाया, दरवाजा बंद रखे, गंदगी और बीमारी को फैलने से बचाया, फैलने से बचाया, फैलने से बचाया। दरवाजा बंद रखेगा हर कोई, हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, हम स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री के फुटबॉल प्रेम की। इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्टेट के चैलेंजेस की। काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है यहाँ पर और अलग अलग ट्राइब्स हैं। सबका साथ सबका विकास लेकर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर नारा दिया और मुख्यमंत्री उसी आइडियोलॉजी को लेकर आके बढ़ रहे हैं। इस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने सरकार आपके द्वार जो है उसको इनिशिएट किया है? जनरली हमारे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर गांव में ही बसे हुए हैं, और गांव वाला तो आपको पता है बहुत ही इनोसेंट होता है वो लोग। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और राज्य का जो डेवलपमेंटल स्कीम्स के बारे में पता नहीं चलता है। तो सरकार आपके द्वार कैंप के माध्यम से जो सरकार और पब्लिक के बीच में जो दूरी बन के बैठा था, उस दूरी को अभी हमने धीरे धीरे मिटाना शुरू कर दिया है। तो पब्लिक बहुत ही खुश है। ये बहुत ही अच्छा एक हम लोग ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है सरकार आपके द्वार से। तो अभी लोगों को पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का और अपना राज्य का मुख्यमंत्री का क्या क्या फ्लैगशिप चल रहा है उनका विकास के लिए। दूरियां कम हो रही हैं, विकास हो रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं दूरियां कम होने की, तो जो रोड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइम मिनिस्टर ने जो टनल है, 2 टनल्स का इनॉग्रेशन किया। आप सरकार आपके द्वार की बात करते हैं, तो जाने के लिए रास्ता सुगम हो। ये जो टनल आएगी ख़ासतौर से तवांग साइड में, और ना सिर्फ फौजियों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी आसान हो जाएगा, उसको आप कितना बड़ा एडवांटेज मानते हैं? ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मैं बोलना चाहूँगा कि भारत सरकार के माध्यम से जो यहाँ पे टनल का जो उद्घाटन हुआ है, और फाउंडेशन स्टोन जो लेइंग हुआ है,
तो आने वाला दिनों में देखिए टनल ये जो बन जाने के बाद में हमारा जो यहाँ से ट्रेवल टाइम बहुत ही कम होने वाला है। और विंटर्स में आप देख सकते हैं कि तवांग तो स्नो बोर्न एक एरिया है, तो सड़क आज भी सड़क बंद है। इनफैक्ट मैं भी फंसा हुआ हूँ तवांग में सड़क बंद होने के कारण से। तो हमारा टूरिस्ट जो तवांग में आते हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी सुविधा हो जाता है। सेला में बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी होता है क्योंकि बर्फ़ के कारण से लोग का गाड़ी भी काफ़ी एक्सीडेंट होता है। तो ये सब भी आने वाला दिनों में ये भी हट जाएंगे और हमारा जो मिलिट्री के लिए जो मूवमेंट है वो काफ़ी सुविधा हो जाएगा और यहाँ का इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा ये टनल जो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फ़बारी की वजह से मैं फंसा हूँ और इनके साथ ही हम भी तवांग में रुके हुए हैं क्योंकि ना चॉपर उड़ सकता है ना रोड चल सकती है। लेकिन बर्फ़बारी को आप टूरिज़्म से कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि स्कीइंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है और ये जो आपको जोग्राफिकल डिसएडवांटेज उसको अपने एडवांटेज में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें अभी देखिए बहुत लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो हमारा जो बर्फ़ है ऑलरेडी टूरिस्ट मार्केट में सेल हो चुका है। जितने भी जो टूरिस्ट आता है विंटर में खास करके वो सिर्फ बर्फ़ देखने के लिए ही आता है यहाँ पे। तो अभी जो आपने जो स्कीइंग का भी जो प्रपोजल जो आपने बताया है, इनफैक्ट यहाँ पे मेरा हाई एल्टीट्यूड एक एरिया है यहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने अभी एक टेक्निकल टीम को मैं भेजा हूँ कि स्कीइंग के लिए कितना फिजिबल होता है। तो अभी वो टेक्निकल कमेटी अभी अंडर एग्जामिनेशन में है, तो बाद में वो लोग रिपोर्ट देंगे हमें, तो मैं आगे कुछ निर्णय ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके फुटबॉल प्रेम की। मैं चीफ मिनिस्टर मणिपुर से मिला था, वो भी फुटबॉलर, नेशनल फुटबॉलर रहे और वो भी काफ़ी जोश है उनमें। तो फुटबॉल की अगर हम बात करें तो हाउज़ योर जोश? गेम्स के साथ में तो मैं बहुत स्टूडेंट टाइम से ही मैं काफ़ी अटैच्ड होके बैठा हूँ। तो जब स्कूल में जब थे तो आई वाज द गेम्स कैप्टन ऑल्सो पूरे स्कूल का। तो फुटबॉल तो बहुत ही पॉपुलर गेम है हमारा, खास करके नॉर्थ ईस्ट में तो सभी लोग खेलते हैं फुटबॉल। तो मैं भी जब मौका मिलता हूँ कुछ टूर्नामेंट्स में, अगर एस जो मुख्यमंत्री के रूप में भी जाता है तो कुछ मैचेस में खिलाड़ी लोगों के साथ भी बैठ के मैं भी खेल लेता हूँ। तो फिटनेस जो है काफ़ी अच्छा, इससे हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए। यही नहीं बल्कि मैं मॉर्निंग में भी जब भी टाइम मिलता है, मॉर्निंग या इवनिंग में जॉगिंग के लिए भी मैं निकल जाता हूँ। तो और अरुणाचल में तो लोग काफ़ी अच्छा से, यहाँ पे लोगों का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है यहाँ पे। अब वक्त आ गया है, आपने जितनी मेहनत करी उसके एग्ज़ाम का, और स्टेट इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस साथ होने वाले हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और क्यों आपको लगता है कि देयर इज़ नो एंटी इनकम्पेंसी इन द स्टेट? पिछले 2.5 साल में जो काम हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, इनफैक्ट हमें तो जो लगता है कि पब्लिक का एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हम लोग ने परफॉर्म किया है। तो मैं पिछले 2 महीना से भी ज़्यादा हो गया, मैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं टूर में जाता हूँ अरुणाचल राइजिंग कैंपेन को लेके। तो उस कैंपेन के माध्यम से मैं लोगों का साथ में बैठ के इंटरेक्शन करता हूँ, यूथ्स का साथ में बैठता हूँ, हमारे जो गाँव बुरास है उनके साथ में बैठता हूँ, इसका बाद सोसाइटी के जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं उनके साथ में मैं बैठ के बातचीत करता हूँ, और हमारे सरकारी कर्मचारी जो है उनके साथ में भी मैं बैठ के अपना विचार रखता हूँ। तो इन जनरल पूरे अरुणाचल में एक पूरा अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होके अभी बैठा हुआ है। 100% श्योर है, 101% श्योर है कि आने वाला जो चुनाव है ये 2019 अप्रैल में जो चुनाव होंगे वहाँ में दोबारा अपना सरकार आना ये तय है, ये पब्लिक ने मन बना के रखा हुआ है। एक आखिरी सवाल चलते चलते, आप यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं और अरुण प्रभा अभी अभी पैदा हुआ है, तो अरुण प्रभा आपके स्टेट के डेवलपमेंट में क्या रोल निभा सकता है? ये तो मेरा लिए बहुत ही खुशी का बात है क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट में पहले मिनिस्टर भी था, तो टूरिज़्म पोर्टफोलियो में संभालता था। तो आपका अपना अभी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ INB के माध्यम से जो अरुण प्रभा चैनल, एक डेडिकेटेड चैनल जो अरुणाचल को दिया है, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत दिल से मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाला दिनों में देखिए अरुणाचल का जो टूरिज़्म का जो पोटेंशियल है, हमें पूरा उम्मीद है कि आपका अरुण प्रभा चैनल के माध्यम से आप अपना बाकी के जो अपना देशवासी है, जो लोग हैं, उन लोगों को और भी पता चलेगा और हमारा टूरिज़्म इंडेक्स और भी आगे बढ़ने वाला है DD अरुण प्रभा चैनल के माध्यम से। तो ये थे पेमा खांडू, जिनका ये कहना है कि यंगे चीफ मिनिस्टर के हाथ में एक बेबी लग गया है अरुण प्रभा, और वो इतना पावरफुल बेबी है कि ना सिर्फ पूरे नॉर्थ ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया में अरुणाचल की आभा बिखेरने वाला है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, तवांग।